Yes, friends. चलो, can we continue? चलो, तो this was a last unit. वैसे second और third unit हमने pending रखा है trade negotiation. But in this unit, basically this unit is very simple. यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स की. इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स मतलब इंडिया से फंड्स आइदर बाहर जा रहे हैं और बाहर की कंट्री से फंड्स इंडिया में आ रहे हैं. ओके, अब फॉर एग्जांपल हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है, दैट इज एन इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट. आई गेस ये एग्जांपल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी करा था कि मालदीव्स ने चाइना से लोन लिया हुआ है, दैट इज एन इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, राइट. श्रीलंका ने भी चाइना से लोन लिया हुआ है, दैट इज अ कैपिटल मूवमेंट. अब ये लोन लिया जा रहा है, दैट इज अ कैपिटल मूवमेंट. इंडिया ने मालदीव्स को डायरेक्टली हेल्प करा हुआ है, दैट इज ऑल्सो कैपिटल मूवमेंट, राइट. बाहर से फंड किसी भी रीजन से आ रहे हैं, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ लोन, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ से just help, whether it is in form of investment, that is considered to be a capital movement. So in this topic the important part of discussion is FDI and FPI. Okay, just a second. FDI means सुना है आपने? क्या होता है FDI? Have you heard of FDI, FPI? Foreign direct investment and foreign portfolio investment. FDI का मीनिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड FPI का मीनिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हैव यू हर्ड ऑफ दिस FDI? कभी आपने न्यूज वगैरह में सुना है FDI इतना, FPI या FII भी कहते हैं उसको. अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग समझे एंड FPI का मीनिंग समझे, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रक्स है इस चैप्टर का. ओके, बोथ द केस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FPI, हम बात कर रहे हैं फिलहाल बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है. ओके, फिलहाल हम बात कर रहे हैं बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट. इंडिया से जो पैसा बाहर जा रहा है दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड एज FDI ओनली, लेकिन दैट इज नॉट रिलेवेंट. अपना ये जो चैप्टर है उसमें भी डिस्कशन जो हुआ है पूरा FDI एंड FPI का, बाहर से पैसा इंडिया में जा रहा है उसकी बात हो रही है. तो FDI एंड FPI में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों केस में फंड्स आर कमिंग आउट ऑफ इंडिया, फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया टू इंडिया. ओके, अब FDI का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज ये अपना इंडिया है, यहां पे पैसे बाहर से इंडिया में आ रहे, से यूएसए से इंडिया में आ रहे, से 1 लाख और से 10,000 करोड़ इंडिया में पैसा आ रहा है. ओके, अब यूएसए से जो पैसा इंडिया में आ रहा है ये 10,000 करोड़, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में कंपनी स्टार्ट की जाएगी. ओके, इसके शेयर्स इशू किए जाएंगे एंड ये शेयर्स ये कंपनी बाय करेगी. ओके, तो इस कंपनी में उनको मेजॉरिटी स्टेक मिलेगा और कंट्रोलिंग राइट्स मिलेंगे. इसमें कंट्रोलिंग राइट्स मिलेंगे, मतलब यहां पे जो 10,000 करोड़ इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है वो इन्वेस्ट इस पर्पस से हो रहा है कि इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए. जो कंपनी मींस इंडिया में कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए एंड बिजनेस में मेजॉरिटी स्टेक और कंट्रोलिंग राइट्स ये बाहर की कंपनी को मिलना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन, आपको ऑलरेडी पता है यूएसए की कंपनी है, राइट. अब अमेजॉन यूएसए कंपनी ने इंडिया में आकर के उनको बिजनेस स्टार्ट करना था, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में कंपनी स्टार्ट करी अमेजॉन इंडिया लिमिटेड. ओके, ये इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है. ओके, ये कंपनी के शेयर्स इशू करे, फॉर एग्जांपल 10,000 करोड़ शेयर्स इशू करे एंड ये जो शेयर इशू कर रही है इसके लिए आप पैसा इन्वेस्ट करना होगा. मेजॉरिटी फंड्स से फॉर एग्जांपल 6,000 करोड़ और 100% सब्सिडरी कह सकते हैं, 100% इस कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है. ओके, अब यहां पे जो अमेजॉन यूएसए कंपनी है इंडिया में, अमेजॉन इंडिया लिमिटेड में जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कंट्रोलिंग राइट्स लेने के लिए कर रही है, एज गुड एज दे आर ओपनिंग देयर सब्सिडरी. बराबर,
यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है इंडियन कंपनी में, वो इसी ऑब्जेक्टिव से कर रही है कि उनको इस कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक या कंट्रोलिंग राइट्स मिलना चाहिए, राइट। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी से पैसा आ रहा है इंडिया के बाहर से, यूएसए से पैसा आ रहा है। ओके, अब यूएसए से जो पैसा आ रहा है, से फॉर एग्जांपल यहां पे भी सेम एग्जांपल लेते हैं, 10,000 करोड़। ओके, अब बाहर की यूएसए की इंस्टीट्यूशन ने इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट करना है। इंडियन कंपनीज में लिस्टेड कंपनीज जो है, स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है, उन कंपनीज में डिफरेंट कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब यहां पे अर्लियर एग्जांपल में अमेजन कंपनी को अमेजन इंडिया लिमिटेड में इन्वेस्ट करना था, इस पर्पज से कि वो बिजनेस इंडिया में कर सके। अब यहां पे सेकेंड केस में जो ये इंस्टीट्यूशंस है, ये इंडिया में आकर के इंडियन कंपनीज में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्पज ये है कि इन कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। आज सपोज शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर प्राइस इज 100, कल को अगर 200 मार्केट प्राइस हो जाए तो वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, अपना पैसा वापस ले लेंगे। ओके, तो से 10,000 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कल को अगर 20,000 करोड़ हो तो वो पैसा वापस लेंगे। तो यहां पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस इस कंपनी के बिजनेस करने में कर रहे हैं या उनको प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने के लिए। यहां पे अमेजन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना था, इसलिए अमेजन इंडिया में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, राइट। यहां पे उनका ऑब्जेक्टिव, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इनका ऑब्जेक्टिव इन कंपनी के बिजनेस में नहीं है, इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, जब भी आगे जाके प्रॉफिट होगा तो वो अपना पैसा वापस ले लेंगे। तो यहां पे वो क्या कर रहे हैं, पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो का मीनिंग समझते हो? पोर्टफोलियो मतलब आपके बास्केट में जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स है, नॉर्मली वी यूज द वर्ड पोर्टफोलियो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सपोज आपने एफडी रखी है 10,000 रुपए की, से 10 शेयर्स परचेज करे 50,000 के, म्यूचुअल फंड में एक 50,000 इन्वेस्ट किया है, तो ये कलेक्टिवली क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो होगा। ओके, तो पोर्टफोलियो मीन सिंपली आपके जहां जहां सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, वो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा। अब ये जो इंस्टीट्यूशन इंडिया में आ रही है, इनका इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज इंडियन कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक, कंट्रोलिंग राइट्स या बिजनेस करने का नहीं था। वो सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी प्रॉफिट होगा वापस सेल बैक करेंगे एंड प्रॉफिट कमाएंगे। सॉरी, सच इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेम इटसेल्फ सजेस्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डायरेक्टली बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट बिजनेस कर सके। एफपीआई ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, ये पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे इंडिया में, जब भी प्रॉफिट होगा तो सेल बैक करेंगे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस सिनेरियो? एग्जांपल्स ऑफ एफडीआई, एक एग्जांपल तो यहां पे दिया है, अमेजन इंडिया लिमिटेड। और कौन से एग्जांपल्स है? गूगल, इंडिया में गूगल का भी ऑफिस है, राइट, दैट इज एफडीआई। सिंपल वर्ड्स में जितने भी बाहर की कंपनीज है जो इंडिया में बिजनेस कर रही है, ऑल दीज आर एफडीआई ओनली। तो बाहर की कंपनी के एग्जांपल्स, मैकडोनल्ड्स, देन केएफसी, खायच्याच गोष्टी मला आठवायला लागले तिकडे। देन एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ग्रुप बाहर का ग्रुप है, इंडियन ग्रुप नहीं है। आईसीआईसीआई इंडियन ग्रुप है, राइट। एक्सिस बैंक ये भी बाहर का ग्रुप है। वोडाफोन बाहर की कंपनी है, नेदरलैंड कंपनी है। होंडाई कोरियन कंपनी है, राइट। देन रिनॉल्ट, ये सारे इनके इंडिया में यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, असेंबलिंग यूनिट्स है, राइट। एप्पल इंडिया में असेंबली यूनिट हो रहा है, राइट। तो ऑल दिस जो बाहर की कंपनियां इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ एफडीआई। क्योंकि ये जो कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कौन इन्वेस्ट करेगा, नॉर्मल हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, वो सम स्टेक ही होता है। मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट उनकी जो मेन कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, उन्होंने इन्वेस्ट किया रहता है। ओके, तो यहाँ पे दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एफडीआई। एंड एफपीआई मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट, बाहर की कोई भी इंस्टीट्यूट। अब मोस्टली बैंकर्स इन्वेस्ट करते हैं। अब रिसेंटली मैंने देखा कि इंडिया में वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट इज सिंगापुर बैंक। ओके, एंड सिंगापुर की गवर्नमेंट भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। ओके, देन अनदर बैंक से डच बैंक, एबीएम एमरो, ये इन्वेस्टर्स है इंडिया में, स्टॉक मार्केट में बल्क में इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया के बाहर ऐसे जो भी इंस्टीट्यूट्स है,
इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे लेमन ब्रदर तो बंद हो गई, और कौन से वैल्यूएशन कंपनीज है यूएसए के। तो ये बहुत सारे कंपनीज जो है ये इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, सो दैट प्रॉफिट कमाएंगे वो। ओके, सो ये जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं इनको हम कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका ऑब्जेक्टिव इंडिया में इन्वेस्ट करने का कभी ये नहीं होता कि वो बिजनेस करे। इनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इंडिया में पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, सेल करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, तो FPI मींस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। हैव यू अंडरस्टूड मेजर डिफरेंस इन दिस FDI एंड FII? अब बताइए मुझे, FDI का बेनिफिट्स, इंडिया में अगर FDI आ रहे तो क्या बेनिफिट होगा? अब FDI के जरा सम रूल्स तो वो देखेंगे कि सम सेक्टर्स में FDI अलाउड है। ओके, मतलब गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में कहा है कि आप आओ इंडिया में बिजनेस करो, हम आपको परमिशन देंगे। जैसे कि कार सेगमेंट, कार सेगमेंट में जितने भी कंपनीज है बाहर के, क्या डायरेक्टली वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। इंडिया की कंडीशन ये है कि आप इंडिया में यूनिट डालोगे, भले आप इन्वेस्ट करो पूरा का पूरा, लेकिन इंडिया में यूनिट डालोगे। एंड बहुत सारे कंडीशंस भी होते हैं, जैसे हमने देखा था कि कार के केस में आप इंडिया की यूनिट डाल रहे हो इंडिया में, भले इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनी से, लेकिन कंडीशन ये भी रखेंगे कि इंडिया से आपको मिनिमम 25% लोकल मार्केट से परचेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल होंडाई कौन सी कंपनी? कोरियन कंपनी है। ओके, अब होंडाई ने इंडिया में यूनिट डाला तो जितने भी इंजन पार्ट्स है, पेंट्स है, वो कोरिया में मैन्युफैक्चर होते होंगे, राइट? तो क्या कर सकते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, असेंबली करेंगे, सारे पार्ट्स कोरिया से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया कहता है नहीं, अलाउड नहीं, 25% आपको लोकल मार्केट से ही परचेस करना होगा। मतलब यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को आप बढ़ाओ दो, यहाँ के लोकल एम्प्लॉयज को अपॉइंट करो, तो ही हम परमिशन देंगे। ओके, तो ये जितने भी बाहर के कंपनी, अभी टेस्ला ने डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने की परमिशन मांगी थी, राइट? टेस्ला ने कहा था कि हम हमारी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करेंगे एंड आपके कंट्री में डायरेक्टली सेल करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया ने कहा कि अलाउड नहीं है, तो टेस्ला ने भी नाटक किया पहले कि आपकी अगर कंडीशन है, हम क्या छोटी मोटी कंपनी क्या, हम आते ही नहीं आपकी कंट्री में। तो अपनी गवर्नमेंट ने कहा रहने दो, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, उनको हर एक को पता है, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी जो कार मैन्युफैक्चरर्स है उनको अगर बिजनेस करना है, उनका प्रॉफिट एबनॉर्मली इंक्रीज करना है, तो उनको इंडिया में आना ही होगा। क्योंकि सोचिए यूएसए की कंपनी है, यूएसए में ठीक है कार टू सम एक्सटेंट यूज करते होंगे, बाकी के मार्केट यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर कार यूज ही नहीं करते, वहां पे उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही इतना डेवलप्ड है, ओके, कि वहां पे कार यूज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। यूरोपियन कंट्रीज को आपने देखा रहेगा मूवीज में वगैरह, रेलवेज वगैरह इतने अच्छे रहते हैं वहां पे, तो ज्यादातर लोग रेलवेज यूज करते हैं। जापान में अभी मैंने सुना था कि मोस्टली कोई कार परचेस नहीं करता, क्योंकि वहां पे उनका जो रेल, ये मेट्रो मोनोरेल वगैरह इतना सिस्टम डेवलप्ड है, यहां से पुणे जाना हो, पुणे कितना 250 किलोमीटर है, 1 आवर में वो कवर करते, तो बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर अप एंड डाउन करते हैं वहां पे। एंड उनके ट्रेन भी इतने फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, 1 मिनट की लेट नहीं होता उनका। मतलब अपने यहाँ पे सिस्टम ऐसी है कि कभी टाइम में नहीं आती, एंड दिस इज द फैक्ट। मैंने लाइफ में एक बार रेल से ट्रैवल किया है, दैट शुड बी माई लास्ट। मुझे अब इससे आगे कभी रेल से ट्रैवल नहीं करना है। एक बार मैंने ट्रैवल किया था, वो भी कहा गया था मैं, बिहार साइड, झारखंड बिहार, मतलब वहां पे हमारा मंदिर है, तो हाँ शिखर जी, कोई अगर जैन हो तो उनको पता रहेगा। तो एक बार मैं वहां पे गया था, तो लिटरली सिनारियो वाज, तो मेरी पूरी फैमिली थी, ऑलमोस्ट 18-20 लोग थे हमारे फैमिली से। एंड अब आपको पता है फैमिली लेडीज, मतलब बड़े बड़े बैग्स, 15 दिन का ट्रैवल। तो वहां से ट्रेन थी हमारी कोलकाता तक, ओके, एंड ट्रेन की हमें टाइमिंग दी थी 8 बजे, रात को 8 बजे। 8 बजे से पहले 7:30 बजे हम प्लेटफॉर्म पे गए थे, वहां पे रुका था, ऑलमोस्ट इतने ऐसे बड़े बैग्स थे, एंड 7:30 बजे हम रुके थे यहाँ पे, ठीक है। एक तो वहां का अगर रेलवे स्टेशन देखोगे तो जाने दो अभी, मतलब आधे लोग तो वहां पे कहीं पे भी सोए हुए थे, ऐसे बीच बीच में जगह निकाल करके जाना पड़ता है वहां पे, ओके। वहां पे जा करके पता चलता है कि इंडिया इतना भी डेवलप्ड नहीं है। यहाँ पे हमें इतना समझ में एटलीस्ट नहीं आता, लेकिन इन दैट स्टेट झारखंड बिहार एक्सेट्रा। तो 8 बजे हमारा ट्रेन एक्सपेक्टेड था, 8 को अभी 5 मिनट बाकी थे, अनाउंसमेंट हुई कि ये जो ट्रेन आने वाली है लेट होने वाली है, ठीक है, 1 आवर। छोटे बच्चे भी थे, थोड़े बुजुर्ग लोग भी थे, तो 1 आवर लेट, 1 आवर आप दूसरी जगह भी जा नहीं सकते,
तो वहां पे प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं तो जो फूड था वो वगैरह खा लिया, वहीं पे बैठे रहे। 9 बजे ट्रेन आनी थी, 9 बजे मैसेज आया कि ट्रेन इज फर्दर लेट बाय 1 आवर। तो 10 बजे, 10 बजे मैसेज आया कि ट्रेन विल बी लेट फॉर 2 आवर्स। 12 बजे, 12 बजे मैसेज आया 1 बजे। लिटरली वो ट्रेन आई रात को 3 बजे। 3 बजे तक हम प्लेटफॉर्म पे, अगर पहले ही बताया रहता 3 बजे, कहीं तो रूम देख करके वहां पे जाकर के रेस्ट तो कराते। एक एक आवर लेट था इसलिए प्लेटफॉर्म पे ही बैठे रहे, ठीक है। 3 बजे रात को ट्रेन आई, बुजुर्ग लोग, एंड दैट टू हाइट वाज कि जो प्लेटफॉर्म पहले बताया था उस प्लेटफॉर्म पे आई नहीं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई। मतलब वो स्टेयर चढ़ करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा। अब हम तो ठीक है भाग के जा सकते, बुजुर्ग लोग जो थे, मेरी दादी थी, उनको कैसे, एंड वो भी कहा कि 5 ही मिनट ट्रेन रुकेगी क्योंकि लेट हुआ है, 5 ही मिनट रुकेगी। सो दैट टाइम अपने कंट्री का सिस्टम। एंड उसके 4 दिन बाद न्यूज में देखा था मैंने कि ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ्स में फर्स्ट टाइम जापान में ट्रेन लेट हुई थी बाय 4 मिनट्स, फर्स्ट टाइम लास्ट 6 मंथ्स में। एंड दैट टू 4 मिनट से वो ट्रेन लेट हुई, उसलिए इसलिए जापान के जो रेल मिनिस्ट्री है या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, उन्होंने एक छोटे से पेपर पे प्रिंट करके दिया था कि वी आर डिलेड बाय 4 मिनट्स एंड देयरफॉर वी आर सिंसियरली अपोलोजाइजिंग। एंड ये लेटर क्यों रिक्वायर्ड था, क्योंकि जो लोग ऑफिस में लेट हो रहे थे उनको ये लेटर देने के काम आएगा कि हमारे वजह से लेट नहीं हुआ, रेलवे की वजह से लेट हुआ है। 4 मिनट से लेट था तो उनको लेटर दिया था कि वी आर अपोलोजाइजिंग फॉर इट। तो दिस इज द सिस्टम इन आवर कंट्री। एनीवेज, कहाँ गए, हाँ, लेकिन रेलवे पे कैसे गए? हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यूरोपियन कंट्रीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड है, अपने यहाँ पे इतना डेवलप नहीं है। तो कार अपने कंट्री में कैसे है, कार इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेटस सिंबल, ओके। तो इसलिए कार चाहिए लोगों को। तो टेस्ला ने पहले नाटक किया कि अगर आपके कंट्री में इस तरह के कंडीशन है, हाँ आएंगे नहीं, रहने दो। हमने भी कहा रहने दो। अब टेस्ला ने परमिशन वापस मांगी है, नाउ दे आर एग्रीइंग टू हैव सम सेटअप यूनिट। हमने भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया कि हाँ असेंबली करो, मैन्युफैक्चरिंग भले मत करो। तो सम कंडीशंस हैज बीन सेड, लेकिन डायरेक्टली अलाउड नहीं कि एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहां पे आपको अगर यूनिट डालना है तो व्हाट इज इट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहां से पैसे यहाँ पे टेस्ला लाएगी, यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करेगी, इनमें इन्वेस्ट करेगी, एंड देन यहां से बिजनेस करेगी, ओके। बेनिफिट्स क्या है एफडीआई के? डेफिनेटली इंडिया में अगर पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ये रीड करना है आपको जाके, ओके। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगे, फंड फ्लो इकोनॉमी में आएगा, पैसा इंडिया में आ रहा है तो फॉरेन करेंसी रिजर्व डेवलप होंगे। बिगेस्ट एडवांटेज, ऑलवेज वी वांट कि बाहर से पैसा इंडिया में आए। इससे क्या होता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व डेवलप होते हैं, तो आगे जाके हमें इंपोर्ट करना हो तो अपने पास रिजर्व रहेंगे, बराबर है ना। अगर बाहर से पैसे $1 लाख आ रहे हैं, वो तो यूज नहीं कर सकते, वो क्या करना होगा, आरबीआई के पास देना होगा, आरबीआई रुपीज देगा। रुपीज क्या है, अपने पास है, राइट। अब आरबीआई के पास $1 लाख आएगा तो फ्यूचर में जब इंपोर्ट करेंगे तो वो रिजर्व यूज कर सकते हैं, राइट। देन फंड फ्लो इंडिया में आ रहा है, इंडिया में फंड फ्लो बढ़ रहा है, और डेफिनेटली अपनी कंट्री का जीडीपी ग्रो होगा क्योंकि अपने कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी ग्रो होगा। देन और नेशनल इनकम ओवरऑल ग्रो होगा। सो अगर नेशनल इनकम ग्रो हो रहा है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इसीलिए हमेशा हम चाहते हैं कि इंडिया में बाहर से पैसे आए, ठीक है। 19 आपने को वीडियो दिखाया था ना शुरुआत में, इंडियन समरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1950 से लेकर के, नहीं रहने दो, बाद में कभी टाइम मिले तो दिखा दूंगा। इंडिया में अपना इकोनॉमिक सिस्टम कैसे था, 1950 से एक्चुअल अपनी ग्रोथ स्टार्ट हुई, बराबर। 1950 से लेकर के 1990 तक हमने परमिशन ही नहीं दी कि कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आएगी, ओके। आपको पता रहेगा ना 1991 में जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई, फाइनेंस मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, तो उन्होंने वहां पे ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करा। ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर की कंपनीज को जाकर के इनवाइट किया कि आप आओ हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करो, जो बंद दरवाजे थे तो ओपन कर किया। बिजनेस से कहा कि आप बिजनेस करो। उसमें वीडियो में बहुत अच्छा दिखा है कि उस टाइम कंपनी, बाहर की कोई कंपनी इंडिया में नहीं आ रही, कंपटीशन ही नहीं है, तो ग्रोथ के लिए कोई पोटेंशियल ही नहीं था। मतलब उस टाइम जो कंपनी थी एम्बेसडर, जो जनरल मोटर्स के नाम से गई थी, तो एम्बेसडर जो मैन्युफैक्चर थी अपने कंट्री में, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें कैसे ग्रो करना है, कैसे
नए नए मॉडल्स लॉन्च करने हैं, इफिशिएंसी कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं थी, एक ही कार बन रही थी अपनी कंट्री में, राइट। तो दिस वाज अ सिनेरियो फ्रॉम 1950 टू 1990, बाहर की कंपनी इंडिया में नहीं थी, तो कंपटीशन ही नहीं था। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, बाहर की कंपनी इंडिया में आने स्टार्ट हुए, तो अपने कंट्री का जीडीपी बढ़ा, ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ, कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन की वजह से क्वालिटी ऑफ गुड्स डेवलप हुए अपने कंट्री में, राइट। टेक्नोलॉजी बाहर से जब इंडिया में आने लगी, तब पता चला इसे भी बिजनेस होता है, राइट। क्योंकि अब बाहर की कंपनी इंडिया में आकर के जब बिजनेस करेगी, तो हम देखेंगे ना ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी हम इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और डायरेक्टली सपोज बाय भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। ये कब पता चलेगा? जब बाहर की कंपनी इंडिया में आकर के बिजनेस कर रही है। अमेजॉन जब इंडिया में आया, तब पता चला ना कि ऑनलाइन कल्चर इस तरह से भी हो सकता है। एंड जब अमेजॉन ने इतनी अच्छी सर्विस दी शुरुआत में, तो लोगों का विश्वास बैठने लगा। एंड देन नाउ यू कैन सी एन नंबर ऑफ कंपनीज आर देयर। अमेजॉन जब लॉन्च हुआ था, तो आई वाज मतलब इतना भी ओल्ड टाइम्स नहीं है, आपका पता नहीं, लेकिन जब अमेजॉन लॉन्च हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट टाइम मैंने भी सोचा था कि कौन ऑनलाइन परचेस करेगा, ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होगा। लेकिन ग्रेजुअली अब लोगों की आदत हो चुकी है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से परचेस करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल से, राइट। क्यों परचेस करते? क्योंकि उन्होंने उतना सर्विस अच्छा सा दिया हुआ है, एंड क्योंकि उन्होंने दिया, अब लोकल जो अपने ये जो प्लेटफॉर्म्स होंगे, उनको भी मैंडेटरी देना होगा, राइट। तो ओवरऑल ग्रो होगा। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, बाकी एग्जांपल्स रीड करेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। अपने लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी हेल्प होगी, क्योंकि ये जब इंडिया में बिजनेस करेंगे, तो इनके रॉ मटेरियल जो रिक्वायर्ड है इंडियन लोकल मैन्युफैक्चरर से परचेस करेंगे, तो ओवरऑल बाकी के बिजनेस का भी ग्रो होगा, तो ओवरऑल जीडीपी अगेन ग्रो होगा, राइट। प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं एफडीआई के? व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम्स ऑफ एफडीआई और डीमेरिट्स ऑफ एफडीआई? बाहर से अगर बिजनेस आ रहे हैं इंडिया में, तो ये सारे बेनिफिट्स तो आपने बताए, डेफिनेटली ये सारे बेनिफिट्स आर मोर बेटर देन दिस प्रॉब्लम्स। मतलब इंडिया अभी भी हमेशा ट्राई करता है कि बाहर से कंपनी इंडिया में आए एंड देन बिजनेस करे, ओके, बट टू सम एक्सटेंट देयर आर प्रॉब्लम्स। तो क्या है प्रॉब्लम्स? किसकी? डेफिनेटली डोमेस्टिक कंपनीज को सबसे इंपैक्ट होगा, डोमेस्टिक कंपनीज को सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, राइट। क्योंकि बाहर की कंपनी अच्छे क्वालिटी अगर प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहे हैं, अपने डोमेस्टिक जो रिसेलर्स है उनका सेल कम आएगा। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एफडीआई के रूल्स भी बनाए। सम ऑफ द सेक्टर्स गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप इंडिया में आओ बिजनेस करो, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आप इंडिया में आओ बिजनेस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको जगह देंगे, सब्सिडी देंगे, सब कुछ देंगे, ओके। लेकिन रिटेल कंपनी अगर इंडिया में आ रही है तो अलाउ नहीं करेंगे, ये डिस्कस किया भी था। वॉलमार्ट कितने साल से कोशिश कर रहा है कि इंडिया में आकर के बिजनेस करना है, लेकिन उनको अभी तक हमने अलाउ नहीं किया। क्यों? क्योंकि कार के केस में अलाउ करेंगे, कार के कॉम्पिटिटर्स ही बड़े लेवल के, राइट। रिटेल मार्केट को इंडिया में अलाउ किया, तो छोटे मोटे जो शॉप होल्डर्स है उनका बिजनेस ऑलरेडी कम है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन, राइट। अब रिटेलर्स को भी हम परमिशन देंगे, तो उनको तो बिजनेस बंद ही करना होगा, तो ऐसे केस में उनको परमिशन ही नहीं दिया। सम ऑफ द सेक्टर्स परसेंटेज दिया हुआ है कि अगर आपका से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 20,000 आप इन्वेस्ट करोगे बाहर से, बाकी का पैसा इंडिया से इन्वेस्ट होना चाहिए। सम परसेंटेज हैज बीन सेट, ओके। सम केस डायरेक्टली बैन किया हुआ है, सम केस फुल परमिशन दिया हुआ है, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिनेरियो गवर्नमेंट अलाउ करता है कितना एफडीआई अलाउड है। तो ये जब रीड करेंगे ये इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू के लिए, ओके। हाँ, प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक कंपनी डेफिनेटली इंपैक्ट होगी। और प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट होगी, ओके, जिसकी वजह से हो सकता है कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो। देन हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आ रही है, अब टेक्नोलॉजी आ रही है, नो डाउट बेनिफिट है, लेकिन टेक्नोलॉजी आने से लेबर का एम्प्लॉयमेंट अब नहीं रहेगा। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करोगे, उतनी ही आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम आएगी। इंडिया इज अ लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, तो हर एक को जॉब देना है हमें। एंड अगर आप मैकेनाइज्ड वे, अभी देखो आप अगर कार मैन्युफैक्चरिंग, मोस्ट ऑफ द कार मैन्युफैक्चरिंग असेंबली जो होती है वो रोबोटिक असेंबली होती है, ओके। तो पहले जितने लेबर्स लगते थे अब इन कंपनी को नहीं लगते, क्योंकि सब कुछ मशीन से होता है। तो ये टेक्नोलॉजी ज्यादा आने की वजह से बहुत सारे लेबर्स को जॉब से निकालना पड़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, राइट। बिकॉज ऑफ दिस कंपनी विल बी कमिंग इन टू इंडिया, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। अपने कंट्री का कल्चर चेंज होता है उसकी वजह से,
राइट। पहले के जमाने में लोग झुनका भाकर खाते थे, अब जाकर के मैकडी में बर्गर खाते हैं, ठीक है नहीं? तो ओवरऑल मैकडी में बर्गर खाना, केएफसी खाना, ये अपना कल्चर नहीं है, राइट? जस्ट खाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मोस्टली दीज आर जंक फूड्स, राइट? तो एक अर्लियर जमाने के लोग अगर आप कंपेयर करोगे तो 80-90 तक कुछ नहीं होता था उनको। क्यों? क्योंकि ये हेल्दी फूड खाते थे। एंड आज के हमारी जनरेशन, ठीक है, ये बर्गर वगैरह खा करके 80 तो छोड़ो, मैं खुद से एक्सपेक्ट नहीं करता कि 60 के ऊपर जिंदा भी रहूंगा या नहीं। 60 भी बोनस है, क्योंकि उनके कंपैरिजन में अपने हेल्थ एंड फूड स्टैंडर्ड्स ही खराब है। हम बाहर का इतना जंक फूड्स खाते हैं तो हेल्थ कैसे रहेगी? ये क्यों आया बाहर से कल्चर? एफडीआई अलाउ किया इसलिए आया, राइट? रेडीमेड गारमेंट्स की अगर हम बात करें, ये फैशन इंडस्ट्री की बात करें, तो फैशन इंडस्ट्री किससे इन्फ्लुएंस है? वेस्टर्न कंट्री से इन्फ्लुएंस है। एक जमाने में अपने यहाँ पे जो एक फैशन एज सच हुआ करता था, वो इस तरह का नहीं हुआ करता था। जो ओल्ड मूवीज देखो, एक्टर्स एंड एक्ट्रेस किस तरह से कपड़े पहनते थे, राइट? तो उस टाइम का फैशन, एक्टर्स के ऐसे बड़ी, क्या बोलते हैं उसको, पैंट जो होते हैं ऐसे स्प्रेडेड होते, ऊपर टाइट एंड नीचे एकदम से स्प्रेडेड, क्या बोलते हैं उसको, बेल बॉटम वगैरह वगैरह, राइट? लेकिन जैसे अभी बाहर के मूवीज देखते हैं तो एक्टर्स ऐसे शॉर्ट 3/4 वगैरह पहन करके जो कूल अपीयर होते हैं, तो आर यंगस्टर्स आर कॉपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। व्हाट आई वांट टू से इज कि ओवरऑल कल्चर अपने कंट्री का चेंज हो रहा है। सही या गलत की बात नहीं कर रहे, इट इज चेंजिंग, राइट? तो इट माइट बी करेक्ट, इट माइट बी रॉन्ग, इसकी बात नहीं कर रहे मैं। बात ये कर रहे हैं कि अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता है बिकॉज ऑफ दिस एफडीआई। ओके, सो दिस माइट बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एफडीआई। ओके, सो बस ये हमें रीड करना। तो कैन वी स्टार्ट? ये ओवरऑल चैप्टर है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एफडीआई एंड एफपीआई का डिस्कशन है। तो इनिशियली सम पार्ट इज बीन गिवन डायरेक्टली यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, फॉरेन एड और असिस्टेंस विच मे बी बायलैटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बायलैटरल मतलब क्या? एक कंट्री दूसरे कंट्री को दे रहे, दूसरी कंट्री कुछ ना कुछ तो बदले में कर रही है। यूनिलैटरल मतलब डायरेक्टली मदद करना। ओके, डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब एक गवर्नमेंट, यूएसए मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज को ग्रांट्स देती है, ओके, जिसकी वजह से उनका कंट्रोल रहता है। चाइना भी यही करता है। ओके, multilateral aid from many governments who pooled funds with international organization like वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बहुत सारे कंट्री से फंड कलेक्ट करता है, एंड जब भी जिस कंट्री में जरूरत हो, फॉर एग्जांपल जापान में अर्थक्वेक हुआ तो बहुत सारे कंट्रीज ने मदद की थी जापान में। सो दीज आर मल्टीलैटरल एड्स। ओके, tied aid with strict mandate regarding use of money or untied aid where there are no such stipulations। tied aid मतलब क्या? हम मदद तो ले रहे, ठीक है, पैसे तो ले रहे, लेकिन यहां पे जो पैसा दे रही है कंट्री, उनका एक कंडीशन रहेगा कि ये पैसा सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जापान ने हमें सम फंड्स दिए थे फॉर दैट मेट्रोज, 500 करोड़ कुछ तो न्यूज देखी थी ना 3-4 साल पहले, कि जापान ने दो पार्ट दिया था, एक टेक्नोलॉजी भी दिया था एंड ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे भी दिए थे जो हमें रीपे करना है 20 ईयर्स में। ओके, कुछ तो 500 या 5000 करोड़ या उससे भी ज्यादा था अमाउंट, वो पैसा जापान ने हमें दिया था। एंड वो पैसा किसके लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ मेट्रो के लिए यूज होगा। ओके, वो मेट्रो हम यहाँ पे बनाएंगे, अब मेट्रो की टेक्नोलॉजी भी जापान ही देगा हमें। ओके, एंड वापस हमें इन नेक्स्ट 20 ईयर्स वो पैसा वापस देना अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ओके, तो ये क्या है? टाइड एड है। टाइड एड मतलब क्या? एड मतलब मदद, तो मदद तो दे रहे, लेकिन कंडीशन ये है कि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज के लिए यूज किया जाएगा। ओके, से हमने मालदीव्स को आप पैसा जो दिया है 600 करोड़ दिया हमने कुछ, तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी कि आपको जस्ट पैसा दे रहे हो, उससे क्या करना है आप कर लो खुद से। दैट इज अनटाइड एड। अनटाइड मीन्स नो कंडीशन, एंड टाइड एड मीन्स कंडीशन relating to use of money, condition relating to use of money। डन।
फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलंटरी ट्रांसफर्स ऑफ रिसोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब फॉरेन ग्रांट्स मतलब डायरेक्टली मदद किया जा रहा है। ओके, these are mostly what, these are aids or assistance, मतलब मदद हो रही है डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे बोरोइंग्स, इट में बीन डिफरेंट फॉर्म्स, इंटर गवर्नमेंट लोन्स, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को लोन दे रहा है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव गवर्नमेंट को पैसा जो दिया, अभी वैसे तो ये एड था लेकिन सपोज लोन दिया, अभी चाइना श्रीलंका को लोन देता, राइट। अब एक्चुअल सिनेरियो, चाइना ने इतना लोन दिया था श्रीलंका को, श्रीलंका वापस नहीं दे पाया, तो चाइना की गवर्नमेंट ने क्या कहा, ठीक है आप लोन नहीं दे रहे ना, तो चाइना के जो साउथ में जो पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट करके, वो पोर्ट चाइना को अब हैंड ओवर किया। बेसिकली चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या था, सदर्न ओशियन, मतलब इंडियन ये जो ओशियन है वहां पे उनको कंट्रोल चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो ट्रेड होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज के बीच में, ये इसी रूट से होता है, तो चाइना को ये रूट कंट्रोल करना है। ओके, लेकिन चाइना के डायरेक्ट एक्सेस में ये सी ओशियन पार्ट नहीं आता, तो चाइना का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सी से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज है उनको लोन देना, एंड इस मैनर में लोन देना कि वो वापस नहीं दे सकते। अब लोन लेने वाले को अक्कल नहीं है, देने वाले को अक्कल है। ओके, अब मालदीव ने इतना लोन दिया है, अब उनको पता ही नहीं कि आगे जाकर के हम पैसा वापस नहीं देंगे। किसी भी पर्सन का कैलकुलेशन होता है, आज अगर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं सपोजिंग, तो मैं लोन कितना लूंगा, 1 लाख का सपोज 50,000 हफ्ता दे सकूं, इतना ही लोन लूंगा। 1 लाख के लिए मैं अगर 1 करोड़ का लोन लूं जिसका ईएमआई 2 लाख, तो मुझे पता है कि मैं वापस नहीं दे सकता। ये कंट्रीज की अक्कल कहां पे जाती है क्या पता नहीं। ठीक है, मालदीव का अब गवर्नमेंट, इंडिया से मेजर टूरिज्म आता है, इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। इंडिया ने इतनी बार मदद करी है, आपको पता भी नहीं होगा इंडिया ने कितनी बार उनको मदद करी है। यहां तक कि उनके मिलिट्री में खुद के हेलीकॉप्टर्स वगैरह नहीं है, इंडिया ने सप्लाई करा है। ओके, इतनी बार इंडिया ने मदद करी है, सबसे ज्यादा उनका टूरिज्म का रेवेन्यू आता है इंडिया से। एंड जब इलेक्शन हुआ किसके बेसिस पे आया, इंडिया आउट के बेसिस पे आया। मतलब उनका एजेंडा ही था कि इंडिया को हम बाहर निकालेंगे, मतलब इंडिया का जो इकोनॉमिक प्रेजेंस है मालदीव्स में उसको बाहर निकालेंगे, इंडिया की मिलिट्री ट्रूप्स है मालदीव्स में। ओके, तो ये टाइप हुआ था उसके बेसिस पे। अभी उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको मिलिट्री ट्रूप बाहर निकलना हो, क्यों, क्योंकि चाइना ने इतना लोन दिया हुआ है, लोन लेते टाइम दिमाग नहीं था। अब मालदीव्स इज इन द ऑन द वर्ज ऑफ द बैंक्रप्सी, पैसे नहीं उनको वापस देने के लिए, और यहां तक कि पैसे नहीं है फिर भी अब फ्रेंच कंट्री के साथ एग्रीमेंट कराए कि उनको चाइना में मिलिट्री के लिए ड्रोन परचेस करेंगे, उसके लिए पैसा कहां से देंगे, पैसे नहीं है, चाइना देगा। चाइना देगा तो आगे जाके कंट्रोल करेगा। श्रीलंका के भी ऐसे ही हुआ था। अब श्रीलंका वैसा हुआ, अब हम्बनटोटा जो पोर्ट है पूरा चाइना के कंट्रोल में, चाइना उसके ऊपर कंट्रोल करता है, श्रीलंका का कंट्रोल है ही नहीं उस पर। ओके, तो दीज आर द लोन्स जो चाइना गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी। अब नेपाल को भी लोन दिया उन्होंने, नेपाल भूटान, वो भी ऑलमोस्ट चाइना के इन्फ्लुएंस में है। उनको इन्फ्लुएंस करना नहीं, मतलब उनको कंट्रोल नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि इतना लोन लिया वापस नहीं दे सकते। ठीक है, तो दीज आर इंटर गवर्नमेंट लोन्स, लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी। एडीबी का जस्ट चेक करना गूगल पे, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। ओके, सॉफ्ट लोन्स फ्रॉम एफिलिएट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक सच एज आईडीए। एफिलिएट्स मतलब रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो वर्ल्ड बैंक से जो रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है। सॉफ्ट लोन मतलब यहाँ पे कंडीशन ज्यादा नहीं होता, इंटरेस्ट रेट बहुत नॉमिनल होता है, जैसे जापान ने हमें लोन दिया है एकदम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे दिया हुआ है। कंडीशन भी ईएमआई की इमीडिएट नहीं है, 20 इयर्स के बाद है या 20 इयर्स तक है कुछ तो। ओके, तो दीज आर सॉफ्ट लोन्स। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, हमने गवर्नमेंट से लोन नहीं लिया लेकिन बाहर की कोई ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिया हुआ है। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज, मैं अगर इंपोर्ट कर रहा हूं यूएसए से, उनको कहा कि 6 मंथ्स का क्रेडिट चाहिए मुझे। ओके, तो 6 मंथ्स का क्रेडिट क्या है, मेरे लिए बोरिंग है एज गुड एज बराबर। डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई, आपके कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो वहां पे पैसे कमा रहे हैं, वो इंडिया में पैसे भेज रहे हैं, राइट, इंडिया में अपने फैमिली मेंबर्स को या डिपॉजिट के लिए पैसे भेज रहे हैं। दिस इज व्हाट, नथिंग बट इंटर कैपिटल, सॉरी इंटर कंट्री कैपिटल मूवमेंट्स। सो डिपॉजिट फ्रॉम एनआरआई, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ एफपीआई एंड एफडीआई, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हमें डिस्कस करना, बाकी जस्ट एक बार रीड करके करने के लिए था। यहां से आगे देखिए एफडीआई एंड एफपीआई पे ही डिस्कशन है, बाकी के एलिमेंट्स पे डिस्कशन नहीं है। ओके, तो कंसेप्ट तो हमने डिस्कस किया हुआ है, रीडिंग पार्ट कल करेंगे। ओके।